जयपुर का रेलवे स्टेशन रात के 9 बजे भी भीड़ भाड्डा से भरा हुआ था। हॉर्न की आवाज, यात्रियों की चहल पहल और चाय वालों की पुकार हवा में गूंज रही थी। अर्जुन, प्रिया, समीर, नेहा और विक्रम, 5 कॉलेज दोस्त प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड्डे अपनी ट्रेन राजस्थान नाइट एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। वे कोटा जा रहे थे, एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप जो उनके लिए एक ब्रेक था। पढ़ाई, असाइनमेंट्स और शहर की भाग दौड़ डीएच से दूर। यार, ये ट्रेन कितनी देर से है? ठंड बरट रही है, समीर ने अपनी जैकेट की जिप खींचते हुए कहा। उसका चेहरा बेसब्री से भरा था। धैर्य रख भाई, अभी तो बस 10 मिनट की देरी है, विक्रम ने हंसते हुए जवाब दिया। वह ग्रुप का मूड लिफ्टर था, हमेशा मजाक करने को तैयार। प्रिया, जो थोड़ी चुप सी रहती थी, प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी अपने फोन में कुछ देख रही थी। उसकी आंखें बार बार आसपास की भीड़ डिच पर टिक रही थीं, जैसे उसे कोई बेचैनी हो। क्या बात है प्रिया, तू इतनी चुप क्यों है? नेहा ने पूछा, जो ग्रुप की सबसे जिज्ञासु थी। कुछ नहीं, बस मुझे ये स्टेशन थोड़ा अजीब लग रहा है, प्रिया ने धीमे स्वर में कहा। अरे, तुझे हर जगह भूत दिखते हैं, समीर ने मजाक उड़ाया, लेकिन प्रिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी एक बूढ़ा चाय वाला उनके पास आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबू, चाय लोगे? रात लंबी है और ये तो भैरवपुर में रुकती है, उसने कहा। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी ठहराव था। भैरवपुर? वो कौन सी जगह है? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। चाय वाले ने एक गहरी सांस ली। वो जगह शापित है, 50 साल पहले वहां एक हादसा हुआ था। राजस्थान नाइट एक्सप्रेस का एक डिब्बा बस गायब हो गया। न लाशें मिली, न कोई निशान। लोग कहते हैं वो ट्रेन आज भी कोहरे की रातों में दिखती है। बस कर बाबा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, समीर ने हंसते हुए कहा, लेकिन प्रिया की आंखों में एक अजीब सा डर उभर आया। ट्रेन आखिरकार प्लेटफॉर्म पर रुकी। उसका पुराना जंग खाया लुक देखकर नेहा ने मजाक किया, लगता है ये ट्रेन उसी हादसे वाली है। सभी हंसे, सिवाय प्रिया के। वे अपने डिब्बे में चढ़े, स्लीपर कोच, जो रात के सन्नाटे में और भी खाली सा लग रहा था। रात गहराने लगी। ट्रेन की खिद्दकियों से बाहर का अंधेरा गहरा और ठंडा था। अचानक ट्रेन एक झटके के साथ रुकी। बाहर कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कंडक्टर ने घोषणा की, भैरवपुर स्टेशन पर तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन कुछ देर रुकेगी। भैरवपुर? प्रिया ने फुसफुसाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे, तू उस बूढ़े की बात को सीरियसली ले रही है, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब थोड़ी बेचैनी थी। 5 दोस्त स्टेशन पर उतरे। भैरवपुर स्टेशन सुनसान था। कोई कुली, कोई यात्री, कोई आवाज नहीं। बस कोहरे की मोटी चादर और पुरानी टूटी फूटी बेंचें। एक पुराना बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था, भैरवपुर, प्रवेश निषेध। ये जगह तो सचमुच भूतियां लगती है, नेहा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी कोहरे के बीच से एक ठंडी हवा चली और प्रिया ने एक फुसफुसाहट सुनी, मेरे साथ आओ। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुमने वो सुना? उसने डरते हुए पूछा। क्या? अर्जुन ने पूछा, लेकिन उसकी नजरें भी अब आसपास के सन्नाटे को भेद रही थीं। उसी पल कोहरे में एक धुंधली सी रोशनी दिखी। ट्रेन की सीटी की आवाज गूंजी, लेकिन उनकी ट्रेन तो अभी रुकी हुई थी। फिर वो सीटी कहां से आई? ट्रेन का डिब्बा मानो जीवित हो, उसकी दीवारें कराह रही थीं, जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। अर्जुन ने पुराने पीतल के लॉकेट को कसकर पकड़ा, जो उन्हें स्टेशन के परित्यक्त टिकट कार्यालय में मिला था। लॉकेट पर एक अजीब निशान उकेरा था, आधा चांद, कांटों से लिपटा हुआ। कमला की आत्मा ने उन्हें इसके बारे में बताया था, लेकिन लॉकेट का वजन उसके हाथ में हजारों पछतावों की तरह भारी लग रहा था। प्रिया, क्या तू सचमुच इस पर यकीन करती है? नेहा ने हकलाते हुए पूछा। उसकी नजरें डिब्बे के कोनों में नाचती छायाओं पर टिकी थीं। ट्रेन अचानक झटके से हिली और वे सीटों पर गिर पड़े। खिद्दकियों के बाहर कोहरा उमद्दा रहा था, जिसमें चेहरों की आकृतियां बनती और चुपचाप चीखती हुई गायब हो जाती थीं। प्रिया का चेहरा पीला पड्डी चुका था। उसकी आंखें उन दर्शनों से धुंधली थीं
जो उसे ट्रेन में चढ़ने के बाद से सता रहे थे। मैंने उसे देखा, कमला को। उसने मुझे सब दिखाया। उसने फुसफुसाया। 1975 में उसका परिवार इस ट्रेन में था। जमींदार ठाकुर रघुवेंद्र सिंह ने उनकी जमीन हथियाने के लिए उनकी हत्या करवा दी। उसने ड्राइवर को रिश्वत दी कि ट्रेन को पटरी से उतार दे, लेकिन कुछ गलत हो गया। पूरा डिब्बा गायब हो गया। इस नरक में फंस गया। समीर, जो हमेशा शक करने वाला था, ने हंसी उठाई, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। तो क्या हमें मानना पड़ेगा कि यह भूतनी हमें हीरो बनाना चाहती है? मैं कहता हूं, इस ट्रेन से उतर चलो। वह दरवाजे की ओर लपका, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया और डिब्बा हिल उठा। एक गहरी डरावनी हंसी गूंजी, जिसने उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। समीर, रुक। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ डांट लिया। प्रिया ने जो कहा, सुना ना? जब तक ये अनुष्ठान पूरा नहीं होगा, हम यहां से निकल नहीं सकते। कमला हमें जाने नहीं देगी। हवा और ठंडी हो गई और लालटेन टिमटिमाने लगे, डरावनी छायाएं डालते हुए। डिब्बे के सुदूर छोर पर एक आकृति उभरी। लाल फटी हुई सादी में एक औरत, जिसके चेहरे को उलझे बालों ने आधा ढक रखा था। उसकी आंखें मरते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज एक सांस की तरह थी, जो हर ओर से आ रही थी। तुमने मेरी कहानी सुन ली। अब मेरी मदद करो, वरना ये ट्रेन तुम्हें भी निगल लेगी। कल अर्जुन का दिल जोर जोर से धक रहा था। कमला, पता हमें क्या करना है, तुम्हें कैसे मुक्त करें? कमला की आकृति टिमटिमाई। उसकी आवाज में दुख और क्रोध का मिश्रण था। लॉकेट, इसमें मेरा दर्द समाया है। इसे आखिरी डिब्बे के वेदी पर रखो। अपने दिल की सच्चाई बोलो, तभी ये शाप टूटेगा। लेकिन सावधान, तुम में से एक को पीछे रहना होगा। पीछे रहना? नेहा की आवाज टूट गई। इसका क्या मतलब है? कमला की नजर प्रिया पर टिक गई और प्रिया सिहर उठी। मेरे खून से बंधी, उसे पता है। प्रिया के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी दुपट्टा कसकर पकड़ डीएच लिया। मेरी दादी, वह कमला के गांव से थी। वह उस नरसंहार में बच गई थी, लेकिन उसने कभी इसके बारे में नहीं बताया। मुझे लगता है मैं इस शाप का हिस्सा हूं। समूह ने एक दूसरे की ओर असहज नजरों से देखा। अर्जुन को अपने अपराध का बोझ महसूस हुआ। उसने विक्रम को नहीं बताया था कि उसने ईर्ष्या में आकर उसकी इंटर्नशिप को खराब कर दिया था। अगर अनुष्ठान में सच्चाई की मांग थी, तो क्या वह इसका सामना कर पाएगा? हमारे पास वक्त नहीं है, विक्रम चिल्लाया, क्योंकि ट्रेन फिर से हिली। उनके नीचे का फर्श फट गया और एक काला शून्य दिखाई दिया, जो अंधेरे से ढड़क रहा था। पतले, हड्डी जैसे हाथ बाहर निकले, उनके टखनों को पकड़ने की कोशिश करते हुए। नेहा चीख पड़ी। जब एक हाथ ने उसका पैर पकड़ दे लिया, उसे शून्य की ओर खींचने लगा। अर्जुन और विक्रम ने उसे वापस खींच लिया, लेकिन हाथ बढ़ते गए, सीटों और दीवारों पर चढ़ते हुए। भागो! समीर चिल्लाया। भूतिया हाथों को लात मारते हुए वे अगले डिब्बे की ओर ठोकर खाते हुए बढ़े। लॉकेट अर्जुन के हाथ में जल रहा था। आखिरी डिब्बा बाकियों से अलग था। यह एक विशाल कक्ष था, जिसमें एक खून टपकता झाद्दा फानूस जल रहा था। बीच में एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर वही आधा चांद का निशान उकेरा था। ऊपर एक दर्पण था, जो उनके चेहरों को नहीं, बल्कि उनके विकृत, पीड़ित प्रतिबिंब दिखा रहा था। खोखली आंखें, चीखते मुंह। यही है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज डर के बावजूद दृढ़ थी। अनुष्ठान, हम लॉकेट को वेदी पर रखेंगे और अपने पाप कबूल करेंगे। कमला ने कहा, यही एकमात्र रास्ता है। पाप? समीर ने घबराते हुए हंसा। ये क्या, कोई पाप स्वीकार मंच है? ये मजाक नहीं है, प्रिया ने तीखे स्वर में कहा। शाप झूठ और अपराध पर पलता है। अगर हम सच नहीं बोलेंगे, तो हम हमेशा के लिए यहां फंस जाएंगे। ट्रेन जोर से हिली और कमला की आवाज गूंजी। बोलो, वरना हमेशा के लिए हमारे साथ रहो। नेहा सबसे पहले बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपने माता पिता से इस ट्रिप के बारे में झूठ बोला। मैंने कहा कि मैं स्टडी कैंप में हूं। मैं नहीं चाहती थी कि वे चिंता करें, लेकिन मैंने हर चीज के बारे में झूठ बोला। मेरे ग्रेड्स, मेरे सपने। मुझे माफ कर दो। वेदी हल्के से चमकी और दर्पण में नेहा का प्रतिबिंब नरम पड़ गया, जैसे कोई बोझ हट गया हो। विक्रम आगे बढ़ा। उसका जबड्ढा तना हुआ था।
मैं अपने भाई से सालों से नाराज हूं। मैंने हमारे माता पिता के तलाक का दोष उस पर डाला, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी। मैं बस अपना दर्द नहीं देखना चाहता था। चमक भरी लेकिन ट्रेन और जोर से कराही जैसे विरोध कर रही हो। समीर हिचकिचाया, फिर बुदबुदाया, ठीक है, मैंने पिछले साल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धोखा किया। मैंने उसे कभी नहीं बताया और मैं उसके फोन से बचता रहा। मैं कायर हूं, ठीक है। दर्पण टिमटिमाया, लेकिन शून्य में हाथ और आक्रामक हो गए, फर्श पर चढ़ते हुए। अर्जुन जानता था कि अब उसकी बारी थी। उसका गला सूख गया जब उसने विक्रम की ओर देखा। विक्रम, मैंने पिछले साल तुम्हारी इंटर्नशिप खराब की। मुझे जलन थी। तुम हर चीज में बेहतर थे। मैंने कंपनी को वो ईमेल भेजा जिसमें लिखा था कि तुमने कॉलेज छोड़ दिया। मुझे बहुत अफसोस है। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन जवाब देने से पहले ट्रेन चीख उठी और दर्पण टूट गया, कांच बिखर गया। कमला प्रकट हुई। उसकी आकृति अब ठोस थी, उसकी आंखें जल रही थीं। सच्चाई काफी नहीं है, मेरे खून की बेटी को चक्र पूरा करना होगा। प्रिया आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन दृढ़ थी। वो मैं हूं। मैं तुम्हारे खानदान से जुड़ी हूं। मेरी दादी ने तुम्हारा दर्द ढोया और अब ये मेरा है। उसने लॉकेट वेदी पर रखा और डिब्बा एक चकाचौंध रोशनी से भर गया। शून्य धधकने लगा और कमला के परिवार की भूतियां आकृतियां उभरीं, उनके चेहरे पीधा से विकृत। प्रिया, नहीं। अर्जुन उसकी ओर लपका, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। अनुष्ठान में बलिदान की मांग थी और प्रिया यह जानती थी। उसने आंखें बंद कीं, फुसफुसाते हुए, मुझे माफ कर दो, मेरे खानदान ने जो नहीं किया उसके लिए। वेदी टूट गई और एक अंधा करने वाली रोशनी ने डिब्बे को निगल लिया। भूतियां हाथ पीछे हटे और चीखें शांत हो गईं। जब रोशनी कम हुई, प्रिया गायब थी। लॉकेट वेदी पर टुकड़ों में बिखरा पद्दा था और कमला की आकृति गायब हो गई। उसकी आखिरी बातें गूंज रही थीं। शाप टूट गया, लेकिन कीमत चुकानी पद्दी।